हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। कोई नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, बता देना। हाँ जी, आ गए सब के नहीं? चलो। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास वाला सबको आ गया था समझ? कोई उसमें डिफिकल्टी कंडक्टर वाली चीज में? हो गया क्लियर हो? ठीक है। ये बच्चों, एक्सरसाइज 0 क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसमें कोई डाउट? ओके। 14 15 भी हो गए होंगे। हाँ। ये बच्चों डन है ना एक्सरसाइज 0? ओके। एक्सरसाइज 1। हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट? तो वैसे हो ही गए थे ना। तो 20th क्वेश्चन का क्या लॉजिक है? मतलब अभी कार कंडक्टर हो गई राइट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बट बच्चों इसमें ना
रियलिटी में ये होता है कि मतलब ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। बट रियलिटी में जब लाइटनिंग आएगी तो एक बार चार्ज स्पेस मतलब क्लाउड से अर्थ के अंदर जा रहा है, तो एकदम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं आएगी ना, कुछ देर के लिए तो चार्ज फ्लो कर रहा होगा कार के अंदर। तो वही चार्ज इतना फास्ट फ्लो करता है, उस टाइम पे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि कार को आग लग जाती है। ठीक है, तो ऑल दैट दिस क्वेश्चन मींस इज कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं मरोगे, हीट से तो मर जाओगे, ये पक्का, राइट। तो चलिए करना करेक्शन एक्सरसाइज 2 में, फिफ्थ क्वेश्चन। इसका आंसर बी और डी आएगा। इक्वल तो वरुण उससे हो जाएगा ना, मतलब फोर्स कम कर दो, एफ बाई एम तो इक्वल हो ही सकता है। ओके, अच्छा जो एक क्वेश्चन ट्राई करो, मैं उसके बाद एक्सरसाइज 0 एक्सरसाइज 3 डिस्कस करूंगा। तो ये बच्चों एक चार्ज क्यू है, दिस इज सराउंडेड बाय कंडक्टर, ठीक है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम।
नहीं निष्ठा, think again. देख, ठीक है। करण नो ठीक है, गुड साहिब गलत है। नहीं नब्दा, वाटर करो। सी डेफिनेशन सोचो, टोटल वर्क डन इन बिल्डिंग द सिस्टम। कौशिक गलत है। वरुण ठीक है। विदुषी गलत है। हम्म,
नहीं आशीष, देखो देखो बच्चों, सी थिंक ऑफ इट दिस वे अगेन, दिस इज द वर्क डन इन बिल्डिंग दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम को आप कैसे बिल्ड करोगे? सबसे पहले हम इन्फिनिटी से एक चार्ज क्यू ले आए, है ना? अभी तो कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक चार्ज क्यू है। हमें पता है कि इस केसेस में चार्ज कैसे इंड्यूस होंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, और दोनों यूनिफॉर्मली होंगे, करेक्ट? तो अब आपको क्या करना है, आपको इस चार्ज क्यू के अराउंड एक माइनस क्यू की शेल बनानी है, करेक्ट? इसमें आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा बताओ बच्चों? ये स्टेप पे ही एक्चुअली गलती हो जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके वर्क डन के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट तो ये है कि आप माइनस क्यू को इन्फिनिटी से ए डिस्टेंस पे लेके आए, मतलब आप ऐसे सोचो बस, क्यू और माइनस क्यू एक सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना? उसके कारण कितना वर्क डन करना पड़ा, के क्यू माइनस क्यू बाय ए, करेक्ट? और एक वर्क डन करना पड़ेगा ये माइनस क्यू की शेल बनाने में। याद है जो हमने पढ़ा था, सेल्फ एनर्जी? दो अलग बातें हैं ना, देखो, कि एक माइनस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना और माइनस क्यू चार्ज को शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सेल्फ एनर्जी हमने पढ़ी थी, वो क्या होती है? तो प्लस के इंटू क्यू स्क्वायर बाय 2 है। अगली टर्म ये आ गई, ठीक है जी। अब बच्चों, आपने इसके अराउंड एक और शेल बनानी है जिसपे चार्ज क्यू है और जिसका रेडियस डी है। मैं बच्चों जान के इससे रिलेटेड टर्म सारी ब्लू से लिख रहा हूं। अब बच्चों मुझे ध्यान से सोच के बताओ, ये वाला चार्ज प्लस क्यू को लेके आने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये जो ब्लू शेल पे चार्ज क्यू है? अब आपको सिस्टम में मतलब क्यू और माइनस क्यू तो आ गया, अंदर वाली शेल तो बन गई, अब ब्लू शेल बना रहे हैं हम। तो क्या उस चार्ज को लेके आने में हमें कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि बेसिकली इफेक्टिवली चार्ज तो जीरो ही हो गया आपका, है ना? इसको एक और तरीके से भी सोच सकते थे, देखो बैरियर आ गया क्यू और माइनस क्यू, बाहर तो इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, समझ रहे हो ना? क्यू और माइनस क्यू की तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना, तो वहां तो कोई चार्ज को लेके आने में उसके अगेंस्ट तो कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अब बस उसको शेल में बनाने में जो वर्क लगेगा वो लगेगा, मतलब उसकी सेल्फ एनर्जी। तो इससे आंसर निकलेगा अपना। सेल्फ एनर्जी सेम एज पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली थी ना शेल की, जिसका आंसर के क्यू स्क्वायर बाय 2 आ रहा था। तो बच्चों ये ना हमेशा, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया बिल्कुल? तो ये ना हमेशा याद रखो बच्चों कि
जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो ना, तो उसको हमेशा दो में ब्रेक कर दो। उससे ना मतलब कैलकुलेट करनी इजी रहती है। एक सोचो, उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब जो भी उसके आसपास कोई चार्जेस हैं, उसके कारण जो वर्क करना पड़ा, राइट। और एक होता है कि जो भी कोई बॉडी है, उसको खुद को बनाने में जो वर्क करना पड़ा, उसको कहते हैं सेल्फ। ठीक है, जब भी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, उसको इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो इजी हो जाता है। सबको समझ आ गए? मुझे ध्यान से देख के बताओ कि जब हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल पढ़ा था, वहां पे हमने कौन से वाली लिखी थी? इन दोनों में से? तो वहां हमने सिर्फ इंटरेक्शन लिखी थी। याद करो, है ना, मैंने लिखवाया भी था स्पेशली की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ई। ठीक है, तो कंफ्यूज भी मत होना। क्वेश्चन में अगर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखा हो, तो उसको इंटरेक्शन वाली मानना है, वो बाई चांस ऐसे चला आ रहा है। ठीक है, ओके। 3 करें बस। कहाँ से करनी थी बच्चों? हाँ बच्चों, के पार्ट। एल पार्ट। बच्चों, ये एल का फर्स्ट किया कैसे आपने? देखो, दो तरीके हैं, है ना। एक तो है कि डायपोल का जनरल केस लो, तो वो आपको 4 डायपोल्स का जनरल केस लेके करना पड़ेगा। वो जबरदस्ती का कॉम्प्लेक्स है, जरूरत ही नहीं है। आप तो सीधा हर डायपोल के कंपोनेंट्स ले लो, अलोंग हो, परपेंडिकुलर टू हो, तो बहुत आसान हो जाता है, राइट। और बच्चों, आगे। 6 क्वेश्चन कैसे किया बच्चों? मतलब वन वे इज ऑफ कोर्स, डायपोल का कुछ सोचो ही ना, और सिंपल चार्जेस के लिए निकाल दो और अप्रोक्सीमेशन ले लो। मान लो अगर डायपोल यूज करने हो, तो कैसे होगा? हाँ, तो मतलब व्हाट यू कैन डू इज कि एक बड़ा डायपोल सोच लो ना, -q + q वाला।
एक ये डायपोल हो गया और एक प्लस क्यू चार्ज हो गया। तो उससे बस आपको ये फायदा हो जाता है कि मतलब वो अप्रोक्सीमेशन आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ये रिजल्ट यूज हो जाए। ओके, एम पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बच्चों एक बात आई थिंक वैसे आपने रियलाइज कर ली होगी, जब जैसे कुछ मेंशन्ड नहीं होता कंडक्टिंग स्फीयर, तो स्फीयर कैसा मानना है, हॉलो या सॉलिड? सॉलिड। ये सेम चीज पहले भी मैंने कहा बताई थी, रोटेशनल में, राइट? वहां भी मैंने बताया था कि अगर कुछ नहीं मेंशन्ड हो तो सॉलिड स्फीयर ही मानना। ठीक है जी। तो तो बस सॉलिड स्फीयर है तो वो इक्विपोटेंशियल ही होता है। तो और वो आपको हिंट भी मिलता है ना, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर पूछा है अगर, तो इसका मतलब भाई सारे स्फीयर का एक पोटेंशियल होगा तभी वो पूछा जा रहा है। तो सबसे कन्वीनियंट पॉइंट कौन सा है? ओ। तो अब जो पॉइंट ओ है उससे आप जब इस रिंग के ऊपर का कोई भी पॉइंट लोगे, है ना, तो आप सारे पॉइंट्स का के क्यू बाय जो डिस्टेंस बनेगा कुछ वो रूट लेके वो वाला लेते जाओगे, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, बस यहाँ समेशन क्यू आ जाएगा, राइट? और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट? तो नॉन यूनिफॉर्म बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, उसका कोई काम नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन है, मेरे पास एक डाउट आया है, वैसे तो जिसने पूछा है उसको मार पड़नी चाहिए कि ये सिचुएशन है भाई, चार्ज क्यू है, वो ऐसे कंडक्टर के बाहर रखा है, और डाउट ये है कि सर इंड्यूस चार्जेस कौन से वाले, कंडक्टर के बाहर वाले या कंडक्टर के अंदर वाले? बताओ भी बच्चों। अंदर थोड़ी कोई चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज तो बाहर ही इंड्यूस होगा। याद करो, अंदर चार्ज कब इंड्यूस होता है? जब अंदर कोई चार्ज पड़ा, राइट? शील्डिंग, बैरियर। बाहर से अंदर तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, और बच्चों? 13th क्वेश्चन, concentric conducting shells, inner shell carries a charge q, outer shell is earth। ओके, तो बिल्कुल वो सिचुएशन हो गई जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। हमें पता है कि इस केस में क्या होता है कि जो आउटर शेल है उस पर एक चार्ज माइनस क्यू रहता है। तो अगर आप पोटेंशियल एट सी निकालोगे
तो पोटेंशियल एट सी तो क्या बनेगा, के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी विच इज नॉट जीरो, राइट। तो ए गलत हो गया। हाँ, एस पे जब आप निकालोगे तो वो तो आउटसाइड द स्फीयर हो गया, तो नेट चार्ज जीरो हो गया। एस पे पोटेंशियल जीरो आएगा, और पी पे भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि पी पे अंदर वाले के कारण तो जो पोटेंशियल होगा वो डिस्टेंस सीपी पे डिपेंड करेगा, और आउटर शेल के कारण बी आएगा डिनोमिनेटर, है ना। आगे कुछ एक से ये में कोई भी डाउट ये बचाओ। बिल्कुल क्लियर हो गई। एक वो कैविटी वाला क्वेश्चन था, वो हो गया सबका। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड याद है। जैसे ये वाला फोर्थ और सेकंड जो थे,
हो गए थे सबके बच्चों? ठीक है। जिसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नहीं हुआ कैविटी वाला, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको भेज दूंगा कि वो कैसे करना है। अगर अभी पूछना अभी पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबने वैसे किया है, वेक्टर लगा के ट्रायंगल रूल लग जाता है ना? ओके। ये 12th में आके डाउट्स कम नहीं आ रहे थोड़े? पूछने कम कर दिए यार? एक्चुअली कम आ रहे हैं। चलो ठीक है, गुड। एक्चुअली ना 12th में बच्चों आप देखोगे कि वेरिएशन नहीं होती इतनी, फिक्स्ड केसेस हैं, है ना? वो जैसे मैं आपको बताता जाऊं तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन अलग आ जाए। ये बड़ा फर्क पड़ता है। ओके, चलो बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, मैंने आपको ये थोड़ी सी एक वीडियो दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स की। आपने मुझे ध्यान से ना देख के ये बताना है कि उसमें कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? मतलब नोट करते जाना हर कोई कि किन किन फिनोमेना की बात की जा रही है। एक सेकंड में बस वीडियो सर्च कर लूं। अच्छा बच्चों, इसमें ना वीडियो में बस एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो अदरवाइज आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। मतलब वो पर्सन जिस डिवाइस को टच करेगा ना, वो डिवाइस का काम है बस हाई पोटेंशियल देना, ठीक है? मतलब दैट डिवाइस इज एट हाई पोटेंशियल, बस ये पता होना चाहिए। हाँ, बच्चों दिख रही है आपको? ये स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो ठीक है, चलो नोट करना फिनोमेना। साउंड शेयर्ड थी? करण देख रखी है तुमने? आप सुन रही है बच्चों ऑडियो? Maybe a better question is, should a person touch it? Well, maybe yes, maybe no. Do you guys know what तो बस ये जो डिवाइस है, दिस इज एट अ वेरी हाई पोटेंशियल, ठीक है? what voltage is? What does voltage measure? It's actually a measurement of energy per charge.
Do you know how many volts are in a flashlight battery? One of those D cells. 1.5. Very good. How many volts in a 9-volt battery? 9. Yeah, that's why they call it a 9-volt battery. How many volts come out of the wall? About 120. How many? स्क्रीन फ्रीज हुआ है क्या बच्चों? एक सेकंड. अब बताना. In a flashlight battery, one of those D cells. 1.5. Very good. How many volts in a 9-volt battery? 9. Yeah, that's why they call it a 9-volt battery. How many volts come out of the wall? About 120. How many volts on that? When that thing's running well, that's about 200,000. Okay, so think about this for a second. Can you safely touch a flashlight battery? Yeah. Can you safely touch a 9-volt battery? Yeah. Can you safely stick your finger in the outlet? No. So if you can't touch 120 volts, should a person touch 200,000? Probably not, but you want to see it anyway? That's what I was afraid of. So first, before we do this, I know it's not on. But there is something I am on that I don't want to be. The ground. What's this? Stool made from? Which is an? I'm going to get on the stool. Not because I'm short, but because I want to get away from the ground. Right? If I'm down here, the only insulation I have is whatever's in my shoe. Not that much. If I'm up here, I've got my shoe, and I have 9 inches of plastic? Something like that. Hopefully, it's enough insulation, the electrons won't flow through me and into the ground. They'll just gather on me. If they just gather on me, what should happen? What hair I have left should stand up. Yes. 3, 2, 1. Ah! Got it! Doesn't hurt. Anything happening? I'm hoping hair is doing something. But at any rate, I'm not dead, which is a good start. Right? Now, how many volts are on my left hand? How much is a bunch? About 200,000. What'll happen if I touch the dome with my right hand at the same time? Nothing. Why does nothing happen? How many volts in my left hand? 200,000. How many volts in my right hand? 200,000. What's the difference? There's no difference. Electricity flows from high voltage down to low voltage. If it's the same voltage, it doesn't move around. It's like having a bathtub full of water. If all the water is at one level, the water stays put. Have you ever seen birds land on the power lines? They don't get killed. Same reason. Both their feet are at one voltage. They might get a little bit puffy, but they don't get killed. Now, what would happen if instead of this dome, I touch the grounding dome with my right hand? How many volts would be in my left hand? 200,000. How many volts would be in my right hand? Ground is 0. Defined as 0. What's the difference? 200,000. That's like a waterfall. Okay, the electrons will flow from a high voltage down to a low voltage. In fact, if you listen carefully when I point at the dome, what's that sound? Yeah, those are electrons flying off my finger. You'll notice, watch my hair when I point. Why does my hair go down? Yeah, if the electrons are flying off my finger, they're not on my head. They make my hair stand. बच्चों अभी तक उसने कुछ गलत बोला?
आखिरी 1 मिनट में अनम्यूट करके ही बोलो। किसी को नहीं पता चला? मैंने तो नहीं गलत सुन लिया। आप सुनो जरा। In fact, if you listen carefully when I point at the dome, what's that sound? Yeah, those are electrons flying off my finger. You'll notice. अब बच्चों जो उसका लेफ्ट हैंड है वो हाई पोटेंशियल पे है, जो उसने बोला वो 200,000 या कुछ जो भी था, है ना, जिससे टच कर रखा है वो 200,000 पे था, जिससे अभी बाद में टच कर रहा है वो ग्राउंडेड है, वो 0 पे है, राइट? तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, isn't it? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, isn't it? उसने क्या बोला? उसने बोला कि उसकी फिंगर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, राइट? लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। उसके हैंड पे तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे फ्रॉम द अदर डोम, isn't it? सबको समझ आया? ओके, चलो आगे देखो। Watch my hair when I point. Why does my hair go down? Yeah, if the electrons are flying off my finger, they're not on my head to make my hair stand up. And you'll notice it also doesn't do it when I make a fist, but it does when I point. It turns out charges jump off of points easy and they jump off of rounded things. That's why these things are round, is to gather the charge. You know what a lightning rod is? What's a lightning rod? Pointy piece of metal. People think it's there to attract lightning. It's actually there to bleed charge away so lightning doesn't strike. In my pocket, I have that nail. It's like a lightning rod. If I let go of the point, if your ears are good, you can hear it whistle. If your eyes are good, you can see when I cover the point, and I let go of the point, my hair moves up and down. Don't know if you can see it, but I can feel it. I can feel it moving. It's more obvious, though, instead of pointing at the audience, if I point here. Okay, so again, why is my hair going down? I'm losing electrons. The electrons are flying off the nail to the dome. And if I get it close enough, we can actually make a little spark that we can see better if Mr. Dave turns the lights off. A little spark. Lights back on. So that little spark tells you something. For there to be a spark there, the electrons have to come from the dome through me, out the nail to that dome. If electricity is flowing through me, why am I not dead? I'm not insulated. That's the ground. I'm touching the ground. I'm not disappointed. I'm just confused. Why am I not dead? Well, I mean, if you like, I can come down here. What's my hair doing? Nothing. Where are the electrons going? Through my feet into the ground. If I get up here, I block them. So electricity was flowing through me. Why am I not dead? Again, this is not a major disappointment on my part. But why am I not dead? You know what current is? Like in a river, what does current tell you? Yeah, which way and how much.
Okay, which way is the water flowing and how much water is flowing? For electricity, what does current tell you? Which way and how much? Right, is this a high current or a low current? It's low, that's why I'm not dead. There's just not that much electricity flowing through me. If this were a high current, what would happen? Yeah, I die in kind of in a gross way. Have you ever cooked a hot dog in the microwave? Ever forget to poke holes? What happens if you don't poke holes? It blows up, right? Because the water inside changes to steam and it needs to get out somehow. Well, if this were a high current, the same thing would happen to me. My blood would boil, and I'd blow up all over the room, which would be an experiment you only do one time. It's also why you don't stick your finger in the outlet. Okay, even though the outlet's only 120 volts, it's a high current. And it's really the current that gets you, and not really the voltage. Now then, what'll happen to my hair if I let go of the dome? Stay up, mostly. How come? I'm insulated. I'm insulated. There's nowhere for the electrons to go except from the water vapor in the air. If I want to get rid of it quickly, what do I need to do? I need to step off. And as soon as I step off, I get a shock through my foot, and the electrons lead me that way. By the way, this is how a lightning rod works. Here's your thunderstorm. You have a lightning rod. You bleed off the charge, lightning doesn't strike. Your neighbor doesn't have a lightning rod. They get fried. You're fine, they're not. You're fine, they're not. So that's a little bit about charges and electricity, and again, it's why our machine works in the first place. Our machine. हाँ जी बच्चों। हाँ जी। बताओ बच्चों, किन किन फिनोमेना की बात की गई? अच्छा बच्चों, एक तो आपको समझ गए होंगे कि वो पूरी वीडियो में ही उसने मतलब जहां जहां वो इलेक्ट्रॉन्स कह रहा था, ही वाज ट्राइंग टू मीन चार्जेस, राइट? वो इलेक्ट्रॉन नहीं था। चलो, क्या क्या फिनोमेना एक्सप्लेन किए? एक तो जैसे कंडक्टर इंसुलेटर का कंसेप्ट है ना, कि जैसे प्लास्टिक था तो वो इंसुलेटर हो गया, जिस कारण से वो ग्राउंड से, जो उसने दिखाया, जिनको टच कर रहा था वो दोनों बॉडीज को, वो कंडक्टर्स थी, करेक्ट? फिर ग्राउंडिंग दिखाया है ना, वो जो दूसरा स्फीयर था उसको बोला गया कि इट इज एट जीरो पोटेंशियल, या फिर जब वो बाद में स्टूल से खुद हटा तो भी जीरो पोटेंशियल, है ना? और बच्चों, हेयर क्यों खड़े हो रहे थे? हम नॉर्मली भी है ना, करंट लगा, वो कई वीडियोस में दिखाते हैं कि हाँ बाल खड़े हो गए, उसका क्या लॉजिक होता है? यस, कुछ भी नहीं है उसमें, बस चार्जेस दूर से दूर जाना चाह रहे हैं, राइट? रिपल्शन के कारण चार्जेस दूर से दूर जाना चाह रहे हैं, इस कारण से हेयर खड़े हो जाते हैं, दैट्स इट। और बच्चों, और क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ? वो ऐसा क्यों कह रहा था कि जैसे फिंगर पॉइंट करूं तो हो रहा है, पूरा हैंड पॉइंट करूं या फिस्ट पॉइंट करूं तो नहीं हो रहे हेयर डाउन?
उसमें क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है? रिमेम्बर उसने बोला था ना ये, यस हमने पढ़ा था ना कंडक्टर में चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो वो वाली चीज जहां पे आप कोई पॉइंटेड एंड लोगे वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो इस कारण से वहां से चार्ज ट्रांसफर इजीली होगा। ठीक है, इसीलिए उसने बाद में वो जो रॉड थी जिसको लाइटनिंग रॉड कह रहा था उसकी बात कर रहा था, कि वो और पॉइंटेड हो गया, तो इसलिए उससे और क्लियरली और फास्ट चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, और क्या था वीडियो में? पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट हो गया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। तो लाइटनिंग रॉड का आपको कंसेप्ट समझ आया क्या है? बस वही है कि उसके पॉइंटेड एंड है, दैट्स इट। ठीक है, तो सारा चार्ज उसके थ्रू फ्लो कर जाता है। स्पार्किंग कैसे होती है बच्चों? जो उसने स्पार्किंग दिखाई या जो बाद में जिसको वो थंडर स्टॉर्म कह रहा था, तो बच्चों क्या होता है, ऑल्दो मतलब ये फिनोमेना अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो अभी आएगा, बट वेरी वेरी ब्रीफली क्या हो जाता है कि जैसे जब आप मान लो दो कंडक्टर्स को बहुत पास ले आए, ठीक है, ये अलग अलग पोटेंशियल्स पे थे, जैसे मान लो एक 200,000 पे था, एक 0 पे था, तो अब ये दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, राइट। जितना आप इनको पास लेके आते जा रहे हो उतना इस रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग होती जा रही है, करेक्ट। E इज V बाई डी। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये जो एयर है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली तो ये कहते हैं कि भाई एयर एक इंसुलेटर है, ठीक है, बट फाइनली तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से बनी हुई है ना, मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो हैं। तो जस्ट इमेजिन कि हमने इतनी स्ट्रांग फील्ड अप्लाई कर दी एक एटम के अराउंड, कि जैसे अगर आपने ऐसे फील्ड अप्लाई की तो पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द फील्ड फोर्स लगेगी, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगी। तो जस्ट इमेजिन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने तोड़ ही दिया, मतलब एयर को आयनाइज ही कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए बाहर। ठीक है, अब ये याद नहीं रखना, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो ये फिनोमेना जब होता है इसको हम स्पार्किंग कहते हैं। तो स्मॉलर लेवल पे इसको सिंपल स्पार्किंग कहते हैं, जब बहुत लार्ज लेवल पे होता है तो उसको लाइटनिंग वैसा कुछ कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात और जो उसने गलत बोली थी टुवर्ड्स द एंड, मतलब उसने बात ठीक शुरू की थी बट थोड़ा गलत बोल गया, कि जैसे उसने कहा ना कि भाई मैं इतनी हाई वोल्टेज पे खड़ा हूँ 200,000 पे और स्टिल भाई मुझे करंट नहीं लग रहा, भाई मतलब मैं मर नहीं रहा। और उसने कहा कि मैं 120 वोल्ट सप्लाई पे अगर टच करूंगा तो मुझे करंट लगेगा, तो मुझे शॉक लग जाएगा। तो उसने उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी थी बताओ मुझे? तो उसने कहा कि ये जो डिवाइस है वो लो करंट डिवाइस है, जो सप्लाई से आता है 120 से वो ज्यादा आता है ना। तो यहां बच्चों गड़बड़ हो गई। सी
current is always voltage upon resistance. ठीक है, हाँ, तो यहां पे एक्चुअली जो चक्कर था, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, बट यहां जो चक्कर है वो एसी और डीसी का है। ये भी आपको, ये भी बहुत डिटेल में तो नहीं पता, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये जो जनरेटर को, ये जो स्फीयर्स को वोल्टेज दी हुई थी वो थी डीसी, और जो हमारे को सप्लाई से मिलती है वो मिलती है एसी। तो वी विल स्टडी लेटर ऑन, इट सो हैपेंस, कुछ ऐसा होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको डीसी से कुछ नहीं होता। तो आप डीसी जितना मर्जी हाई वो भी टच कर लो, कुछ नहीं होता, इसीलिए वो 200,000 को भी टच किया तो कुछ नहीं हुआ। बट ह्यूमन बॉडी इज सेंसिटिव टू एसी, तो 100 वोल्ट एसी पे भी मतलब करंट लग जाएगा। तो उसका रीजन वो होता है, मतलब ये थोड़ा इनकम्प्लीट था जो उसने बोला लो करंट हाई करंट। ठीक है बच्चों, यस, ये बच्चों अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो आप नेट पे देख सकते हो, ये मतलब हिस्टोरिकली एडिसन और टेस्ला की बहुत तगड़ी लड़ाई थी। Okay. तो मतलब दोनों के अपने वो थे कि एडिसन वांटेड कि वही पॉपुलर हो, तो इसलिए वो चाहता था कि जो टेस्ला ने बताया है वो कुछ आए ही ना आगे। सेम विद टेस्ला। चलो ठीक है बच्चों, ये अपना चैप्टर हो गया पूरा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक करंट। इसकी आप एक्सरसाइज 3 भी करनी शुरू कर दो, मैं नेक्स्ट वीक में करूंगा वो डिस्कस। ओके, चलो, ओके बच्चों। अच्छा, एक्सरसाइज 2 भी कर लेना, एक्सरसाइज 2 मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, ओके बच्चों, बाय।